खबरें तफसील से। इजरायली सिफारत खाने के नजदीक हुए धमाके की तफ्तीश जारी है। जराये के मुताबिक वजारत दाखिला ने जांच की जिम्मेदारी अब NIA को सौंप दी है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों इजरायली सिफारत खाने के नजदीक धमाका हुआ था, जिसमें कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा था। दिल्ली पुलिस समेत मुख्तलिफ एजेंसियां इसकी जांच में जुटी थीं। शिवसेना अरकान पार्लिमान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए हैं। संजय राउत और दीगर अरकान ने राकेश टिकैत से मुलाकात की और किसानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। किसानों के मसले पर हो रही बहस और हंगामे के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज की कार्रवाई के दौरान ज़रे कवानीन के खिलाफ राज्यसभा में अपोजिशन जमातों ने हंगामा और नारेबाजी की, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई में वक्फे से रखना पड़ा। ऐवान की कार्रवाई 4 मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। दरअसल अपोजिशन जमातें किसानों के मुद्दे पर बहस का मुतालबा कर रही थीं। अपोजिशन के इस मुतालबे को मानने से राज्यसभा के चेयरमैन ने इनकार कर दिया कि हमने पिछले सदन में भी कहा था कि ये जो 3 काले बिल आपने लाए हैं उसके ऊपर चर्चा करिए। सरकार ने उस वक्त भी ये बात मानी नहीं। अब लाखों किसान, पूरे देश के किसान इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी भी सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। आज चर्चा करनी चाहिए थी। इसके बारे में हमने उस वक्त भी कहा था कि आप JPC के पास भेजिए, आप इसके बारे में डिस्कस करिए, तो वो तो उन्होंने किया नहीं। हमारी मांग है कि जब तक ये डिस्कशन नहीं हो तब तक हम ये बातें लेकर ही सरकार के सामने ये बात रखेंगे और ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए, हमारी भूमिका है। क्या आप लोग का लगातार राज्यसभा में इस बात को लेकर विरोध तब तक तीनों काले कानून वापस लेना चाहिए, ये हमारी भूमिका है और उस पर हम अड़े हुए हैं। ये तो पिछले 80 दिन से भी यही कह रहे हैं ना, लेकिन सुलझ क्यों नहीं रहा है? इसका क्लियर मतलब ये है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के दबाव में सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेना चाह रही। फिर हम डिमांड कर रहे हैं कि किसान वहाँ पर रास्ते पे बैठा है और 165 किसान अब तक अपना प्राण दिए हैं और आज भी चंद लोग बीमार है। ऐसे वक्त जो उनकी बिजली काटी गई है, पानी का इंतज़ाम नहीं है और इवन जो लोग वहाँ पर रेस्ट रूम यूज करते थे वो भी नहीं है, तो किसानों को सताया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि जो किसान इन 3 कानूनों के खिलाफ लड़ रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं और आज उसी के लिए हम कोशिश से कल फिर भी हम उसको सेपरेट डिस्कशन के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। अब उसके बाद में वो बातचीत करके बताने की बात किए हैं, देखेंगे। Today's India, the most pressing issue is the farmer strike. So a parliament trustworthy to the people and the nation has a duty to take that matter with all urgency. That's why we from the opposition unitedly gave a 267 notice. नहीं, देखिए बहुत ही गलत किया है विपक्ष के लोगों ने। बार बार चेयरमैन ये कह रहे थे कि कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसमें आप किसान के मुद्दों पर, किसान आंदोलन के बारे में जो बोलना बोल सकते हैं, लेकिन आज 3 महत्वपूर्ण बिल हैं उस पर चर्चा होने दीजिए। और सबसे आश्चर्य की बात थी कि शुरू में और विपक्ष बहिष्कार करके चला गया और 10 मिनट का फिर लौट कर आकर हंगामा करने लगा। ये बात मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो बिहार से आ रहा हूँ, एक बार आपने वॉकआउट कर दिया तो दोबारा आने की जरूरत क्या थी, और दोबारा अगर आए तो फिर हंगामा करने की आवश्यकता क्या थी। और देखिए पिछले बार जब क्वेश्चन आवर नहीं चला तो यही लोग कहते थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, 0 आवर नहीं चला, क्वेश्चन आवर नहीं चला। और इस बार जब चेयरमैन ने और संसद में ये व्यवस्था बनी कि शून्यकाल भी होगा और क्वेश्चन आवर भी होगा, और देखिए क्वेश्चन आवर तो विपक्ष का ही काल होता है, अधिकांश प्रश्न विपक्ष के ही होते हैं,
लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने इसको बाधित कर दिया और आग्रह करते रहे सभापति उपसभापति कि कल और 3 दिन तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, आपको जितना बोलना है 10 घंटे की चर्चा होना है, आप अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हंगामा करते रहे और परिणामतः ये हुआ कि आज सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। जो सहारनपुर से बीएसपी एमपी फजलुर रहमान ने किसानों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को लॉलीपॉप दे रही है। जहाँ तक हमारे बहुजन समाज पार्टी की बात है, वो पहले दिन से जब से ये 3 बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश किए गए थे, इसकी पार्टी ने मुखालफत की थी और हमने खुद इस पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दिया। हमारी पूरी हमदर्दी किसान भाइयों के साथ है और आज जो ज़्यादती हो रही है किसानों के ऊपर, वो काबिल मज़म्मत है। सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और मैं ये समझता हूँ कि अच्छे दिन तो इस सरकार के आए नहीं, ख़राब दिन आने वाले हैं और जनता के इनके जाने के बाद अच्छे दिन आएंगे, ऐसी उम्मीद है। इस सरकार का काम झूठ बोलने के अलावा और कोई है ही नहीं। अब ये एक्साइज से काटेंगे पैसा जो किसान के नाम पर किसान को लॉलीपॉप देने के बारे में इन्होंने किया, 4 रुपये डीजल पर, 2.5 रुपये पेट्रोल पर। तो ये जो एक्साइज का पैसा है ये आपके स्टेट का पैसा होता है, इसके स्टेट को जाता है, तो ये स्टेट से पैसा छीनने का काम कर रहे हैं और इनकी मानसिकता ख़राब है। ये अपने आप को सेंट्रलाइज ही करना चाहते हैं, पूरी पावर। ज़राई कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। 4 जानिब खारदार तारे और बैरिकेडिंग लगाई गई है। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी ने। बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी है। मैं अपने पीछे दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए कि किसान जो है यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर तक जो है पंडाल बना करके और लगातार यहीं पे डेरा जमाए हुए हैं और बीच में जो है मंच है जहाँ पे लगातार जो है वहाँ से संबोधन इनका चल रहा है। बड़े बड़े तमाम संगठनों के नेता आ रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं और किसानों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे आइए। और देखा जाए तो जिस लगातार किसानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 28 तारीख के बाद 28 तारीख को जिस तरह से यहाँ पे राकेश टिकैत ने अपने पूरे मसले को लेकर के रोया और उसके बाद एक जो सेंटीमेंट देखने को मिला वह यहाँ पे जो है भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस इस समय पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए कि यह जो रास्ता है NH-24 का, ये सीधे दिल्ली की तरफ जाता है और ये जो इलाका है दिल्ली का पूर्वी जिला इलाका है और यहाँ पे जो है पूरी तरह से बैरिकेटिंग किया गया है। 3 लेयर का बैरिकेटिंग किया गया है और बैरिकेटिंग के ऊपर आप देख सकते हैं कि कटीले तार को दौड़ाया गया है, जैसे बॉर्डर पॉइंट पर दौड़ाया जाता है ताकि कोई घुसपैठ न कर सके। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे बन गई है कि कोई घुसपैठ न कर सके, कोई दिल्ली की तरफ जा ना सके और उसको कैसे रोका जाए, तो पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए दिल्ली पुलिस ने ये जो लोहे के प्लेट पे जो है किस तरह से नोकीले कील को वेल्डिंग कर रखा है वहाँ पे, ताकि अगर कोई परिस्थिति बनती है, लोग ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करते हैं तो उसको भी जो है फैलाया जा सकता है उनकी गाड़ियों को रोकने के लिए। क्योंकि पिछले दिनों 26 जनवरी के दिन जिस तरह से ट्रैक्टर मार्च हुआ था दिल्ली में और जिस तरह से उपद्रव किए थे किसानों ने किया था, तो उसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैयार है। आप मेरे पीछे देखिए कि जो ये दिल्ली का जो क्षेत्र है, जो दिल्ली की तरफ जो रास्ता जा रहा है यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर से, वहाँ पे अर्धसैनिक बल दिल्ली पुलिस के लोग पूरी तरह से हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और यहाँ पे पूरी तरह से रोकने की व्यवस्था की गई है, बैरिकेटिंग की गई है। साथ ही जो है यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि छोटे छोटे बोर्ड पोस्टर लगे हैं जिस पर चेतावनी दी गई है, सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर धारा 144 CRPC लागू है। अतः आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी तरह एकत्रित होना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा इसका उल्लंघन करना उचित नहीं होगा और जो भी उल्लंघन करेगा इस नियम का उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो पूरी तरह से दिल्ली पुलिस ने जगह जगह जो है यह मैसेज दिया है और इसको लेकर पूरी तरह से देखा जाए तो यहाँ पे स्थिति नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18, गाजीपुर बॉर्डर।
सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्रचा के दफ्तर पर छापे के मामले में अपोजिशन अरकान पार्लियामान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। अरकान पार्लियामान ने पुलिस की कार्रवाई को हैरत अंगेज करार दिया है। अरकान पार्लियामान ने मसलहा सिक्योरिटी एहलकारों के जरिए महमूद प्रचा के दफ्तर की तलाशी को इंसाफ के अमल में खिलाफ वर्जी बताया। खत में दरियाफ्त किया गया है, पुलिस का ये अमल क्या वकील और मुवक्किल के बीच राजदारी के बुनियादी उसूल को पारा नहीं करता। अरकान पार्लियामान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ख्वाहिश की है कि वो इस सिलसिले में जिम्मेदारों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करें और उन्हें ये पैगाम दे कि इस तरह के रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। उन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू करवाएंगे बायजूस यंग जीनियस में। पिछले हफ्ते आपको हमने मिलवाया था दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से ड्रम बजाने वाले बच्चे चेन्नई के स्टीवन से और बंगाल में रहने वाले कोडिंग जीनियस अनुब्रता से। उनका जोश बढ़ाया विशाल डडनाली ने। आइए देखते हैं इसी की एक झलक। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं द ड्रमिंग सेंसेशन फ्रॉम चेन्नई 14 साल के स्टीवन सैमुअल। 11 साल की उम्र में ही इन्होंने लंदन के प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज के ग्रेड 8 ड्रमिंग म्यूजिक एग्जाम को पास किया और बन गए ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे छोटे यानी कम उम्र के म्यूजिशियन। Hi, I'm Steven Samuel. I'm a musician. I play many percussive instruments like cajon, darbuka, mridangam, tabla, but I'm specialized in drums. My dream is to get a Grammy Award. It's an honor and a pleasure to be here. देखिए, pleasure. Sit, please. So, Stephen, I mean, you know, obviously, because I'm someone who's been following your work, what made you choose drums as your primary instrument? आपने इन सारे instruments में से drums को क्यों चुना? Yeah, I love rhythm so much. So every heartbeat is a rhythm. Yeah. ये तो पंचलाइंस भी बढ़िया बोलता है। हाँ, एवरी हार्टबीट इज अ रिदम। कुछ जैम हो जाए, कुछ साज के साथ कुछ हो हाँ, जाए। आप हमें और आपकी आवाज, इनका साज। we'll figure something out. हाँ. If I do like a really simple beat, like a बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करते हुए, आपकी बातें सुनकर। लेकिन अब वक्त हो चला है स्टीवन सैमुअल के कमाल को देखने का ड्रम्स पर। yeah, can't wait. आइए मिलते हैं बंगाल के अलीपुर द्वार से 10 साल के अनुब्रता सरकार से। मेरा नाम अनुब्रता सरकार है। मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार एंड आई एम अ सेल्फ टॉट कोडर। मेरा सपना है कि मैं एक दिन एक प्रोफेशनल कोडर बनूं और बहुत सारे यूजर फ्रेंडली ऐप्स बना सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कोडेड एंड कैन बी डिजाइन्ड एज पर रिक्वायरमेंट। एल्बो ग्रीटिंग। आइए बैठिए। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। 9 ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे इनके ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। वाला है, एक और आने वाला है, तो 10 on 10 हो गए ये तो। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका एक ऐप जो कि आप दिखाना चाहते हैं। सर, पुलिस अलर्ट। सो यहाँ पे 3 सेकंड में स्क्रीन पे नेविगेट होगा। हाँ. तो टिप्स देता हो कि कीप द लोकेशन ऑन फॉर बेटर सेंसिंग एंड ऑटोमेटिक मैसेज। यू कैन कॉल पुलिस फ्रॉम हियर। देयर आर पैनिक बटन्स, alarm on and alarm off. So you can message police from here. You have to fill this empty boxes and you can message police. And one more feature, that is automatic message to police. If you click on this button, so you don't need to fill these boxes. It will automatically sense your location and it will send to police. कोरोना
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें शर्जील उस्मानी इश्तियाल अंगेज तकरीर मामले में महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने जांच का हुक्म दिया है। पुणे पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें शिकायत कुनंदान एडवोकेट मोहन गावड़े ने शर्जील की तकरीर पर ऐतराज जताया था। एल्गार परिषद में शर्जील उस्मान ने तकरीर दी थी। आपको बता दें दी गई तकरीर की भी जांच की जा रही है। शर्जील उस्मान की तकरीर की जांच की जा रही है। इश्तियाल अंगेज मवाद मिलने की सूरत में शर्जील को पुणे बुलाया जाएगा। तो आपको बता दें शर्जील इमाम इश्तियाल अंगेज तकरीर मामले में महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने जांच का हुक्म दिया है। पुणे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिकायत कुनिंदा एडवोकेट मोहन गावड़े ने शर्जील इमाम की तकरीर पर ऐतराज जताया था। एल्गार परिषद में दी गई तकरीर की भी जांच की जा रही है। शर्जील इमाम की तकरीर की जांच की जा रही है। इश्तियाल अंगेज मवाद मिलने की सूरत में शर्जील को पुणे बुलाया जाएगा। मुंबई वालों को बीएमसी के बजट का इंतजार है। कल माली साल 2021-22 का बजट पेश होगा। कोरोना से मुतासिर सेहत शोबे, कारोबार और इक्तिसादी सरगर्मियों को पटरी पर लाने की कोशिश बजट में की जाएगी। कोरोना के दौरान मुंबई में तिब्बी सहूलत की कमी साफ दिखाई दे रही है। बीएमसी की जानिब से इन खामियों को दूर करने के लिए इकदामात किए जा सकते हैं। कोरोना से निपटने के लिए बीएमसी ने माली साल 2020-21 में 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे, लेकिन 1600 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। उम्मीद है कि इस तरह की वबा से निपटने के लिए बीएमसी की जानिब से सेहत के शोबे में कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। पिछले माली साल में तरक्याती कामों पर भी बीएमसी ने कम खर्च किया था। सड़कों, पुल और दीगर कामों के लिए 2210 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए थे, लेकिन दिसंबर 2020 तक सिर्फ 1412 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पानी की सप्लाई के लिए 1010.12 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, लेकिन सिर्फ 344.98 करोड़ रुपए खर्च हुए। स्कूलों की मरम्मत के लिए 301 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन 128.15 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कल मुंबई महानगर पालिका का बजट स्टैंडिंग कमेटी में सादर होने वाला है। इस बजट को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मुंबईकरों को कोई राहत मिलेगी। उनके सर पर अगर बोला जाए तो फिर नए कर का एक पहाड़ खड़ा करने का इस बजट के माध्यम से प्रयास होगा, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे कोविड के कारण मुंबई महानगर पालिका की उत्पन्न 1 अप्रैल 2020 से लेकर के अभी तक दिसंबर तक करीब 25% तक की ही इनकम हुई। महानगर पालिका का बजट में कोई नया ऐसा बजट दिखने वाला नहीं है। ये बजट जो है एक निराशा वाला बजट होने वाला है। आप जानते हैं कि महानगर पालिका का बजट जो होता है वो आंकड़े का खेल होता है। महानगर पालिका का जो बजट हमेशा 40,000 करोड़ के आसपास होता है, लेकिन उनका जो रेवेन्यू का स्रोत जो है इस बार मुझे लगता है कि 30%, 20। इसी मौजू पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी, जो इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। वसीम अंसारी, बीएमसी का कल बजट पेश होने वाला है। हालांकि लोगों को बजट से बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन क्या सराहियां लगाई जा रही हैं कि कुछ खास नहीं होगा इस बजट में? वसीम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें मुंबई वालों के लिए कल बीएमसी के बजट का इंतजार है। कल माली साल 2021-22 का बजट पेश होगा। हालांकि हमने देखा था जो महाराष्ट्र है वो कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर रहा था। ऐसे में
मुंबई वालों को बजट से खासी उम्मीदें हैं, लेकिन हमने देखा था कि जो यूनियन बजट रहा था वो भी बहुत ज्यादा उम्मीदों भरा नहीं रहा। अब वसीम अंसारी बताइएगा, लोगों को उम्मीदें तो बहुत हैं, क्या कल जो बजट आने वाला है वो लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगा या नहीं? वसीम अंसारी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बताइएगा, कल का बजट में क्या कुछ खास होने वाला है? क्या लोगों की उम्मीदों पर बजट खरा उतरेगा या फिर नहीं? तो लगातार हम अपने नुमाइंदे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें, मुंबई वालों को कल के दिन का इंतजार है, क्योंकि बीएमसी अपना बजट पेश करेगी। कल माली साल 2021 और 22 के लिए बजट पेश करेगी। चलिए, हमने दोबारा कोशिश की अपने नुमाइंदे से जुड़ने की। वसीम अंसारी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो बताइएगा, कल के बजट में क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, इस बजट को लेकर बीएमसी के मुंबई करों को खास इंतजार है, क्योंकि ये ऐसा बजट है, क्योंकि देश की ऐसी महानगर पालिका है जो सबसे अमीर मानी जाती है, और ऐसे वक्त में जब कोरोना का 8 महीना बहुत ही बुरी तरीके से गुजरा है और जिससे बीएमसी का जो बजट है कहीं ना कहीं डगमगाया है, तो ऐसे में ये बजट काफी अहम इसलिए भी होगा कि अगले साल बीएमसी के इलेक्शन होने वाले हैं, तो आम मुंबईकर को कितनी राहत मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। पिछले साल की बजट करें तो 33,431 करोड़ का ये बजट था, जो इस वक्त बढ़ाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि अगले साल का चुनाव भी है, इसे भी ध्यान में रखा जाए। क्योंकि हमने देखा है कि बीएमसी अक्सर हर बजट में 8 से 10% की बढ़ोतरी करती है, तो अब भी ये उम्मीद है कि 8 से 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। सबसे खास ये है कि बीएमसी इस बात पे ज्यादा जोर देगी, खास करके स्वास्थ्य विभाग को लेकर, क्योंकि इस बार जो कोरोना काल के दौरान बीएमसी की बात करें तो लगभग 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और उसे लेकर किस तरह से आगे के स्वास्थ्य विभाग को बढ़ाना है, इसे लेकर बीएमसी खास करके हॉस्पिटल्स पे ज्यादा ध्यान देगी। जिस तरह से जो शाम का वक्त होता है उस वक्त किस तरह से ओपीडी शुरू किया जाए, किस तरह से लोगों को चिकित्सा दी जाए, उस पर खास ध्यान दिया जाएगा। जो लॉसेस की बात करें तो पिछले 8 महीने में महज 25 से 30% ही रेवेन्यू उनको मिल पाया है, इससे ज्यादा अब तक उनको कमाई नहीं हुई। जो मेन सोर्स होता है बीएमसी का पैसे कमाने का, जिससे इनको रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें होते हैं जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स और खास करके जो ऑक्ट्रा है, तो ऑक्ट्राय में भी उन्हें पैसा नहीं मिला। जीएसटी से भी जो सरकार की तरफ से 1,000 करोड़ दिए गए हैं उसका यूटिलाइज हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स से पूरी तरीके से पैसे नहीं मिले। अब देखने वाली बात ये होगी कि काफी मुश्किल भरा होगा जब ये बीएमसी का बजट पेश होगा, उस दौरान कांग्रेस बीजेपी यही चाहेगी। तो कहीं ना कहीं मुंबई वालों के कल का इंतजार रहेगा, क्योंकि बीएमसी मुंबई वालों के लिए लेकर आएगी बजट। हालांकि उम्मीदें तो हमेशा सभी को रहती हैं, अब देखना ये होगा कि क्या कुछ खास बीएमसी अपने बजट में पेश करती है। वसीम अंसारी, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताजा अपडेट्स के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। मुझे दीजिए